आज की वीडियो में क्लास 8th की साइंस का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु के बारे में जानेंगे। देखिए, हम कई तरह के पौधे और जानवर देखते हैं। ये सभी जीवित हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। देखिए, बरसात में क्या होता है, अक्सर अगर हम घर में खाना रख देते हैं, रोटी रख देते हैं या ब्रेड रख देते हैं, आपने देखा होगा वो ख़राब हो जाती है। इसकी सतह पर भूरे सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। अगर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से या लेंस से देखा जाएगा तो ये छोटे काले गोलाकार दिखाई देते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर हम खेत से कुछ नम मिट्टी ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी एक बूंद माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर हम तालाब के पानी की एक बूंद लेके स्लाइड में डालें और माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें भी छोटे जीव दिखाई देते हैं। यानी पानी, मिट्टी, वायु जो है ये छोटे जीवों से भरी हुई है। हालांकि ये सभी रोगाणु नहीं होते। ये रोग जरूरी नहीं कि रोग उत्पन्न करें या हानिकारक है। कुछ जीव हानिकारक होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं ये लाभदायक होते हैं। ये सूक्ष्म जीव आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप्स के नहीं देख सकते हैं। इनमें से कुछ, जैसे रोटी पर उगने वाला फंगस है या कवक है, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? देखिए, ये हैं बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। वायरस भी होते हैं। आपने वायरस का नाम सुना होगा, कोरोना वायरस। ये पूरे विश्व में जिसने तहलका मचा दिया था, ये कोरोना वायरस जो है ये भी बहुत सूक्ष्म होता है। ये थोड़ा अलग तरह का होता है। ये अगर जीव के शरीर के बाहर है तो निर्जीव जैसा हो जाता है, किसी जीव के अंदर है तो वो सजीव हो जाता है। सर्दी, इन्फ्लुएंजा जैसी ज़्यादातर बीमारी जो है ये वायरस से ही होती है। अब देखिए, ये जीव रहते कहाँ हैं? ये जीव बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ या कवक, ये सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं। बर्फीली जलवायु में भी रहते हैं, ये गर्म झरनों में भी रहते हैं, मरुस्थल में भी रहते हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर भी हैं, जानवरों के शरीर के अंदर भी हैं, और तो और ये पौधे में भी होते हैं और साथ ही ये स्वतंत्र रूप से भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव जो हैं ये जल, वायु, थल सब जगह पे पाए जाते हैं। चाहे जलवायु बहुत ठंडी है या बहुत गर्म है, रेगिस्तान है या बर्फीली जगह है, तो सभी जगह ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनमें से कुछ एक कोशिकी होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, और कुछ बहुकोशिकी होते हैं जैसे शैवाल और कवक। ये जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहला है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा जो है ये चित्र है स्पाइरोगायरा का। इसी तरह से देखिए, अगला है, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, अमीबा। फिर प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है एक कोशिकीय जीव, पैरामीशियम इसको कहते हैं। इसी तरह से देखिए, कवक हैं जो ब्रेड में लग जाता है, राइजोपस ये है। ये ब्रेड में आपने देखा होगा, जब ब्रेड खराब होती है तो यही कवक होता है। इसी तरह से पेनिसिलियम है, ये एक कवक है, और एस्परजिलस जो है ये भी एक कवक है। तो ये सब सूक्ष्म जीव हैं, बहुत छोटे जीव हैं। कुछ दिखाई देते हैं जैसे राइजोपस और कुछ नहीं दिखाई देते जैसे अमीबा। अब देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसान करते हैं। फायदेमंद देखिए, जैसे हम दही है, ब्रेड, केक खाते हैं, ये कैसे बना है? ये सूक्ष्म जीव की सहायता से ही बने हैं। आपने घर में देखा होगा, जब दूध से दही जमाते हैं तो दूध में थोड़ा सा दही या जामुन मिला देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने दही के कुछ बैक्टीरिया दूध में डाल दिए हैं। वो जब अपनी संख्या बढ़ा देते हैं तो दूध से दही जम जाता है।
इसी तरह से ब्रेड है, केक है, ये सूक्ष्म जीव की सहायता से ही बनते हैं। अल्कोहल के उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग काफ़ी समय से किया जाता रहा है। इसी तरह से पर्यावरण की सफाई में इनका उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा जो पत्ते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये क्या होते हैं, इनकी खाद बनाई जाती है। ये खाद को सूक्ष्म जीव ही इनको खाद में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि वो सरल यौगिक में तोड़ देते हैं। इसी तरह से देखिए, दही और ब्रेड जो है या रोटी जो है, ये बनाने में जो है सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। दही कैसे जमता है? अभी बताया कि दही में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जामुन मिला देते हैं दूध में, तब दही बनता है। तो ये दही में एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपनी संख्या जब से बढ़ाते जाता है तो क्या होता है, दही जम जाता है। इसी तरह से पनीर, अचार और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में भी बैक्टीरिया सहायता करते हैं। आप घर में भी देखते होंगे, जब आप भटूरे बनाते हो, इडली बनाते हो, तो उसमें दही डालते हैं। दही डाल के क्या होता है, उसकी किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन होता है, वो फूल जाता है। आपने देखा होगा, हम घर में अगर मैदे में थोड़ा सा दही डाल के भिगा देते हैं या यीस्ट का पाउडर या खमीर डाल देते हैं तो थोड़ी देर में आटा फूल जाता है। इसका कारण क्या है, ये आटा क्यों फूल गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो यीस्ट हमने डाला उसमें श्वसन की क्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। इससे आटे का क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है और वो फूल जाता है। तो यीस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा ब्रेड स्पंजी होती है, बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। इसका कारण क्या है, ये फर्मेंटेशन के कारण हो रहा। अब देखिए, जो छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनका व्यावसायिक उपयोग होता है। अल्कोहल, वाइन, सिरका जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, सूक्ष्म जीव की सहायता से ही किया जाता है। इसी तरह से खमीर का उपयोग शराब और शराब के व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी किया जाता है। देखिए, इसको आप घर में भी कर सकते हो। एक गिलास में चीनी का सॉल्यूशन ले लीजिए, विलयन ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच यीस्ट या खमीर डाल दीजिए और 4-5 घंटे के लिए इसको गर्म जगह पर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप इसको सूंघेंगे, जो आपको स्मेल आएगी वो शराब की स्मेल आएगी, क्योंकि इसमें अल्कोहल बन गया है। सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग। देखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है या इंजेक्शन देता है, जैसे पेनिसिलिन दे सकते हैं। तो इन दवाओं के स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये दवाएं रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देती हैं या सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं। ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं, इससे बैक्टीरिया और फंगस तो समाप्त कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, लेकिन वायरस पर ये असर नहीं करती। इसके उदाहरण देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन कुछ सामान्य रूप से ज्ञात एंटीबायोटिक्स हैं जो कवक और बैक्टीरिया से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स ये क्या करती हैं, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को विकसित करके ये बनाए जाते हैं। देखिए, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक कल्चर प्लेट में एक छोटे से हरे सांचे के बीजाणु मिले। उन्होंने देखा कि मोल्ड की उपस्थिति बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। बाद में इसी मोल्ड से पेनिसिलिन तैयार किया गया। ये देखिए, डॉक्टर्स जो हैं ये एंटीबायोटिक्स देते हैं किसी बीमारी के लिए, और जितने दिन के लिए देते हैं उतने का कोर्स पूरा करना चाहिए। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया उस बीमारी के पूरी तरह से शरीर में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं सर्दी और फ्लू के लिए नहीं होते, क्योंकि ये वायरस से होती हैं बीमारी। माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन की जांच के लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बहुत उपयोगी हैं। देखिए, जो डॉक्टर
द्वारा बताए गए कोर्स जो हैं इसको पूरा करना चाहिए। जितने दिन की उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी है उसे लेना चाहिए। अगर हम गलत खुराक ले लेते हैं तो भविष्य में इसकी आवश्यकता होने पर दवा ज़्यादा असर नहीं करती। अब देखिए, सर्दी और फ्लू किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। ये चित्र है, देखिए वायरस का चित्र दिया हुआ है। वायरस जो है ये क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसमें कुछ गुण सजीव के भी होते हैं, कुछ निर्जीव के भी होते हैं। ये कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। कोरोना जो या कोविड-19 जो बीमारी थी ये किससे हो रही थी? कोरोना वायरस से हो रही थी। वो भी एक तरह का वायरस है। तो वायरस जो है ये बैक्टीरिया या फंगस इनसे अलग होते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से सजीव हैं। ये जब जीव के शरीर में होते हैं तो सजीव होते हैं, जीव के शरीर से ये निर्जीव की तरह होते हैं। अब देखिए टीका या वैक्सीनेशन, बच्चों और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशुओं को टीकाकरण क्यों किया जाता है? देखिए, जब कोई रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर क्या करता है? हमारे शरीर में उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। और साथ ही हमारा शरीर ये याद रखता है कि सूक्ष्म जीव के दोबारा प्रवेश करने पर उससे कैसे लड़ना है या उन सूक्ष्म जीवों को कैसे खत्म करना है। यदि मृत या कमजोर रोगाणुओं को एक स्वस्थ शरीर में पेश किया जाता है तो शरीर उपयुक्त एंटीबॉडी का उत्पादन करके हमलावर बैक्टीरिया से लड़ता है और उन्हें मारता है। एंटीबॉडी शरीर में बनी रहती है और हम हमेशा के लिए रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से सुरक्षित रहते हैं। इस तरह वैक्सीन काम करती है। जैसे आपने सुना होगा चेचक समाप्त हो गया क्योंकि उसके लिए टीकाकरण हुआ था। इसी तरह से आपने सुना होगा कोरोना से बचाव के लिए भी टीके लगे हैं, सभी को लगे हैं, आप लोगों को भी लगे होंगे। अब ये साइंटिस्ट हैं, देखिए एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की। हमें बचपन से ही बहुत से इंजेक्शन लगे हैं। तो देखिए आपने सुना होगा बीसीजी का टीका लगता है। सभी अस्पतालों में इन टीकों की सुविधा उपलब्ध होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। ये पोलियो ड्रॉप्स वास्तव में वैक्सीन ही है। चेचक के खिलाफ एक विश्वव्यापी अभियान चला था जिससे पूरे विश्व में चेचक का खात्मा हो गया है। अब देखिए मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। ये कैसे बढ़ाते हैं? आपने देखा होगा कुछ दालों की जड़ों में क्या होती हैं? गांठें होती हैं। दाल यानी जैसे मटर है, अरहर है, चना है, इनकी जड़ों में गांठें होती है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करता है? हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलकर खाद में बदल देता है। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर के आसपास लॉन में या जो किचन गार्डन है उसमें गड्ढा खोदकर ये सब्जियों के, फलों के या जो छिलके होते हैं उसको डाल देते हैं, पत्तियां डाल देते हैं। उसको क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव अपघटित करके खाद में बदल देते हैं। देखिए आप एक प्रयोग करके इसे जान सकते हैं। 2 गमले ले लीजिए, एक में, दोनों में आधा मिट्टी भर दीजिए और एक में हम घर का जो कचरा होता है जैसे सब्जियों का या फलों के छिलके हैं, पत्तियां हैं, उसमें डालते रहेंगे। और दूसरे में जैसे पॉलीथीन बैग है, जो कांच की बोतलों के टूटे हुए हिस्से हैं, प्लास्टिक के टूटी चीज़ें हैं, ये रख देंगे। 3-4 सप्ताह के बाद तक हम उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। 3-4 हफ्ते के बाद हम देखते हैं जिसमें फलों के छिलके डाले थे वो विघटित हो गए, खाद में परिवर्तित हो गए। लेकिन जो दूसरे गमले में हमने प्लास्टिक बैग, कांच के बोतल के टुकड़े डाले थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो रोगाणु उन पर कोई कार्य नहीं करते हैं, बैक्टीरिया उनको खाद में नहीं बदलते। इसी तरह से देखिए आप देखते होंगे ज़मीन पर बहुत से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं या पौधे की पत्तियां, फूल गिर जाते हैं, कुछ समय बाद वो गायब हो जाते हैं। वो कहाँ चले गए? उनको सूक्ष्म जीव जो हैं या माइक्रोब्स जो हैं वो सरल पदार्थ में बदल देते हैं
और ये सरल पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। और एक तरह से ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं, क्योंकि ये सड़े गले जीवों को क्या करते हैं, सरल यौगिकों में बदलकर फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। अब देखिए, लाभदायक जीव भी होते हैं और हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, उनसे बीमारियां होती हैं, ये रोगाणु कहलाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, वस्त्र, चमड़ा खराब कर देते हैं और कुछ मनुष्यों में और जीवों में बीमारियां फैलाते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव हमें बीमारियां कैसे फैलाते हैं? हवा में होते हैं, क्योंकि ये पानी जो हम पीते हैं उसमें हो सकते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति रोगी है, दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको भी वो रोग हो सकता है, या ये बीमारी संक्रामक होगी तो दूसरे को फैल जाएगी। इसी तरह से माइक्रोबियल रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, इन्हें संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे टीबी है, ये संक्रामक रोग है, ये एक से दूसरे को फैल सकता है। इसी तरह से देखिए, सामान्य सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो नमी की बारीक बूंदें हजारों वायरस लेके हवा में फैल जाती हैं, और जब एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो क्या होता है, उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो चले जाते हैं और वो भी बीमार हो सकता है। कभी आपने देखा होगा, 8-10 लोग बैठे होते हैं, उनमें से 4 बीमार पड़ जाते हैं और 4-5 नहीं पड़ते। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी होती है। आपने देखा होगा, अब बहुत से रोग मक्खियों से होते हैं, क्योंकि मक्खियाँ गंदी जगह में बैठती हैं और फिर वो मक्खियाँ खाने में बैठेंगी तो वो खाने से हमारे शरीर में चले जाएंगे, क्योंकि रोगाणु उनके पैरों में चिपक जाते हैं। देखिए, मक्खियों के पैर जो हैं ये इस तरह के बने होते हैं कि ये अपने रोगाणुओं को कहीं भी छोड़ सकती हैं। तो ये कहीं पहले गंदगी में बैठी, फिर खाने में बैठी, तो गंदगी से जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो खाने तक ले आती हैं, और उस खाने को जो भी व्यक्ति खाता है, उस दूषित खाने को, वो बीमार हो जाता है। इसलिए खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खुले में रखे खाने को नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से आपने सुना होगा, देखिए, मलेरिया रोग होता है मच्छर के काटने से, डेंगू रोग होता है मच्छर के काटने से। डेंगू जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जब किसी को काटता है तो वो उसके शरीर में प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया डाल देता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो जाता है। ये जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। और डेंगू रोग वायरस के कारण होता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है। अब देखिए, यहाँ एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में मनुष्य में होने वाले रोग और किससे ये रोग होता है, सूक्ष्म जीव कैसे होता है और इसके क्या बचाव के तरीके हैं, ये दिया हुआ है। देखिए, क्षय रोग या टीबी ये जीवाणु से होता है और वायु के द्वारा होता है। खसरा या मीजल्स वायरस से होता है, ये वायु से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, ये वायु से या सीधे रोगी के संपर्क में आने से होता है। पोलियो रोग वायरस से होता है और ये वायु और जल द्वारा होता है। तो इससे कैसे बचाव करेंगे? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, और रोगी जो भी वस्तु को इस्तेमाल करता है उसको अलग रखना चाहिए, साथ ही टीका लगाया जाना चाहिए। इसी तरह से देखिए, हैजा जीवाणु से होता है, ये जल और भोजन से फैलता है। टाइफॉइड जीवाणु से होता है, ये जल से होता है। इसलिए हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, साफ पानी, उबला पानी पीना चाहिए। देखिए, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और ये जल के द्वारा फैलता है, इसलिए उबले जल का उपयोग करना चाहिए और टीका लगाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छरों को खत्म करने का उपाय करना चाहिए, और साथ ही अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसका पूरा इलाज करना चाहिए। पानी को रोकना नहीं चाहिए, रुका हुआ पानी क्या होता है, मच्छर पैदा अंडे देते हैं वहाँ पर,
मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। देखिए, इसी जैसे मनुष्य में सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही पौधों में और दूसरे जीवों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव जानवरों में भी बहुत सी बीमारियों का कारण है। देखिए, उदाहरण है, एंथ्रेक्स एक जीवाणु के कारण होने वाला एक खतरनाक पशु रोग है। मवेशियों के पैर और मुंह जो हैं में एक बीमारी होती है, ये इसी जीवाणु के कारण होती है। रॉबर्ट कोच 1876 ने जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण होता है। इसी तरह से आपने सुना होगा, फसलों में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती हैं। अब देखिए, विषाक्त भोजन, फूड पॉइजनिंग। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहीं पार्टी में जाते हैं और सब के सब वहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, उल्टी होने लगती है उन्हें, उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। अब खाने में तो जहर नहीं मिलाया था किसी ने, वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव खाने को क्या करते हैं? खराब कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये क्या करते हैं? विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को जहरीला बना देता है, जिससे गंभीर बीमारी हो जाती है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ये फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें कभी भी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। जो खुला हुआ भोजन है उसे नहीं खाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में कुछ पादप रोग दिए हैं, ये किन सूक्ष्म जीवों से हो रहे हैं और इनको ये कैसे फैलते हैं दिया है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है, ये वायु के द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा होती है, ये वायु और बीज से फैलती है। भिंडी का पीत रोग जो है, ये वायरस से होता है, और ये वायरस कहाँ से आ रहा है? कीट के द्वारा आ रहा है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म जीव पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, कभी हम घर में हम देखते हैं, हम फल खरीद के लाते हैं, अगर वो फल कुछ दिन तक रखे रहते हैं, उनमें से कुछ खराब हो जाते हैं और सड़ जाते हैं। ये क्यों खराब हो गए या क्यों सड़ गए हैं? क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं, ये इनको खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीव अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाते जाते हैं और ये खराब हो जाती है। भोजन का खराब होना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव भोजन को खराब कर देते हैं, या जो खाद्य पदार्थ हैं इनको खराब कर देते हैं। भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इनका स्वाद खराब हो जाता है, और तो और इनका रंग भी बदल जाता है। जैसे आपने ब्रेड में ही देखा होगा या रोटी में देखा होगा, बरसात के दिनों में अक्सर क्या होता है, अगर हम रोटी को ऐसे ही रख देते हैं तो वो खराब हो जाती है। अगर हमने खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसको सूक्ष्म जीवों से बचाना होगा। इसके लिए बहुत सी विधियां हैं, जैसे हम नमक और खाद्य तेल के द्वारा सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। ये क्या कहलाता है? संरक्षक कहलाता है, प्रिजर्वेटिव इनको कहते हैं। आपने देखा होगा, अचार में नमक या एसिड जो है मिलाया जाता है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, अचार की सुरक्षा का काम करते हैं। इसी तरह से सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबिसल्फाइड है, ये क्या है? प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अब देखिए, सामान्य नमक के द्वारा भी हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं या सुरक्षित करते हैं। नमक का इस्तेमाल बहुत प्राचीन समय से मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है? बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है और ये काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह से नमक का इस्तेमाल आंवला, कच्चे आम, इमली को संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। चीनी के द्वारा भी संरक्षण किया जाता है, जैसे जैम, जेली, स्क्वैश हम बनाते हैं, ये काफ़ी समय तक खाने लायक रहती हैं। इसी तरह से तेल और सिरके के द्वारा संरक्षण किया जाता है। तेल और सिरका के प्रयोग से अचार खराब नहीं होता, अचार सालों साल चल जाता है, क्योंकि अचार जो है ये वातावरण के संपर्क में नहीं आता, जिससे कि जीवाणु अचार को खराब नहीं कर सकते। इसी तरह से सब्जियों, फलों, मछली, मांस
के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको सुरक्षित करने के लिए। इसी तरह से आपने देखा होगा, अगर हम दूध को सुरक्षित रखना है तो क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, उबालने के बाद थोड़ी देर बाहर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखते हैं, जिससे क्या होता है, उसके सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और फ्रिज में रखने से क्या होता है, फ्रिज में कम टेम्परेचर होता है, जिससे रोगाणुओं का विकास नहीं होता। अब आप सोचते होंगे कि पैकेट में आने दूध खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि वो दूध जो है पाश्चुरीकृत होता है। अब पाश्चुराइजेशन क्या है या पाश्चुरीकरण क्या है, इसमें क्या करते हैं, दूध का सेवन बिना उबाले किया जा सकता है। इससे ये हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त हो जाता है। दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा किया जाता है, जिससे उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसी तरह से देखिए भंडारण और पैकिंग। आजकल आपने देखा होगा खाद्य पदार्थ एयर टाइट पैकेट में बेचे जा रहे हैं। उससे क्या होता है, एयर टाइट पैकेट में रोगाणु का जो है हमला नहीं हो पाता, रोगाणु उसको खराब नहीं कर सकते। अब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये फलीदार पौधे या दालों के जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और एक तरह का यौगिक बनाता है, नाइट्रोजन यौगिक, जो मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलकर ये पौधों के लिए क्या होता है, खाद का काम करता है। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र। इसके बाद हम देखेंगे हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन बनाने का काम करती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन हम नहीं ले सकते सीधे, या जो पौधे सीधे नहीं लग सकते हवा से, या जानवर नहीं ले सकते। तो मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया या जो नीली हरी शैवाल होती है, ये क्या करती है, नाइट्रोजन को यौगिक में बदलकर मिट्टी में मिला देती है। और इस तरह से पौधे क्या करते हैं, जड़ के द्वारा मिट्टी से इस नाइट्रोजनी यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं। अब पौधों में पहुंच जाती है तो पौधों में प्रोटीन बन जाता है और अन्य यौगिक बन जाते हैं, जैसे विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, क्लोरोफिल है, ये बनते हैं। जो जीव इन पौधों को खाते हैं, नाइट्रोजन उनके शरीर तक पहुंच जाती है। अब देखिए इस चित्र में नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र दिखाया हुआ है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। देखिए हम यहीं से शुरू करेंगे। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु और नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, इसका स्थिरीकरण करते हैं। और ये जीवाणु द्वारा ये नाइट्रोजन नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है और ये जो नाइट्रोजनी यौगिक है मिट्टी में मिल जाती है। इसी तरह से ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, तड़ित के द्वारा इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो जो यौगिक बन रहा है नाइट्रोजनी यौगिक, ये किस में मिल गया, फिर से मिट्टी में मिल जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन मिट्टी में मिल गई, इसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे इसका अवशोषण करते हैं, जड़ के द्वारा अवशोषण करते हैं। और इन पौधों को या इनसे मिलने वाले बीजों को, अन्न को जब जीव खाते हैं, जंतु, तो वो उनके शरीर में पहुंच जाता है, क्योंकि वो उनका खाना है, पौधा इनका खाना है, नाइट्रोजन यहाँ तक पहुंच जाती है। अब जब इनका ये उत्सर्जन करते हैं या जीवों की मृत्यु हो जाती है, ये नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। अब मिट्टी में ये फिर से मिल जाते हैं, या एक तरह से फिर से ये मिट्टी क्या हो रही, और ज़्यादा खाद बढ़ गई है इसमें। अब जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैस नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। कुछ तरह के जीवाणु क्या करते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन है, यौगिक है नाइट्रोजन को, उसको गैसीय नाइट्रोजन में बदलकर फिर से वायुमंडल में मिला देती है। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल। इसलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, कितनी, 78%। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया, कवक नाइट्रोजन वाले कचरे को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं,
जिन्हें पौधों के द्वारा फिर से इस्तेमाल कर दिया जाता है। कुछ अन्य जीवाणु अपने कुछ भाग को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वापस वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह से वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग उतना ही रहता है, 78% के आसपास, जबकि नाइट्रोजन उपयोग भी आते जा रही है और इसका इस्तेमाल भी होते जा रहा है, फिर भी नाइट्रोजन 78% है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में देखा, सूक्ष्म जीव जो हैं ये हमारे मित्र भी हैं और ये हमारे शत्रु भी हैं।